हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम इस समय बात करते हैं हमारे देश के महान पुरुष जिन्होंने हमारे भारत देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे भारत देश की बहुत प्राचीन परंपरा रही है कि यहाँ पर जितने भी आविष्कार हुए हैं, जब किसी देश में इस चीज़ का नामकरण नहीं हुआ था तभी यहाँ पर उन चीज़ों की खोज हो चुकी थी। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी वजह से प्रचार प्रसार नहीं हो सका था, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में हमारा देश पीछे रह गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विक्रमादित्य जी के दरबार के 9 रत्नों के बारे में। आप सबको पता होगा कि विक्रमादित्य जी कौन थे। तो इनके बारे में बात करेंगे बाद में। सबसे पहले इनके दरबार के बारे में बात करते हैं कि इनके दरबार में जिन्हें कहा जाता था कि इनका दरबार 9 रत्नों से दमकता रहता था। ये विद्या और संस्कृति के बहुत महान संरक्षक थे। उनके दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें 9 रत्न भी कहा गया है। उन्हीं 9 रत्नों में यहाँ पर नाम दिया हुआ है। कौन कौन थे आप उन्हें देख लीजिएगा। बेताल भट्ट, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, घटरकपर, कालिदास, वराह मिहिर और वरुरुचि। यहाँ पर जितने भी विद्वान हैं एक से एक बढ़कर हैं। आपको इनके बारे में अच्छे से पता होगा, और नहीं पता है तो एक एक करके आप इस एपिसोड से जुड़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आइए बात करते हैं आज के हमारे महान व्यक्ति के बारे में। आप यहाँ पर जो फ़ोटो देख रहे हैं, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। चलिए फिर से एक बार हम आपको बता दें कि आपको यहाँ पर इनका नाम बताना है। तो आप नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इससे पहले हम आइए आपके साथ कुछ चर्चा कर लें। तो भारतीय महान चिकित्सक सुश्रुत, वैसे तो सुश्रुत और चरक 2 महान लोग थे, लेकिन यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये सुश्रुत जी की है। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से ही मानव अपनी आयु और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहा है। समय समय पर विशिष्ट व्यक्तियों को जिन वस्तुओं से कोई अनुभव हुआ, उन सिद्धांतों के संकलन से ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ जो मानव के स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए। आयुर्वेद भी ऐसा ही एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों की जानकारियाँ दी गई हैं। अब कहेंगे कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ जिसमें दी जाती हैं उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उसका नाम आयुर्वेद है। यानी कि आयु संबंधी प्रत्येक जानने योग्य, जिसे हम जान सकते हैं, उसका ज्ञान या जिसमें उसे एकत्रित किया जाता है, उसे आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। आयुर्वेद संबंधी सिद्धांतों का क्रमबद्ध संकलन कर ऋषियों ने अनेक संहिताओं का निर्माण किया। इन संहिताओं में सुश्रुत संहिता शल्य तंत्र प्रधान और चरक संहिता काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। इन ग्रंथों के रचयिता क्रमशः सुश्रुत तथा चरक हैं। यानी कि दोनों लोगों ने अपनी अपनी किताब लिखी, और उसमें क्या चीज़ें थी इसके बारे में बात करें तो उनके समय में न तो आज जैसी प्रयोगशालाएं थी, न यंत्र था और न ही चिकित्सा सुविधाएं थी। अपने ज्ञान और अनुभव से उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए जिसकी नींव पर ही आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ता से खड़ा हुआ है। अब आइए चिकित्सा के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माने जाने वाले ऐसे ही 2 महान चिकित्सकों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। नाम तो आपको पता ही चल गया होगा। यहाँ पर ये जो फोटो है ये सुश्रुत जी की है। ठीक, अब तो आइए हैं एक कहानी देखते हैं यहाँ पर कि ये जो व्यक्ति लेटा हुआ है और इनकी आँख में जो एक निब जैसा लगाया गया है ये क्या चीज़ है। तो इसके पीछे एक कहानी है, आइए हम उस कहानी के बारे में जानते हैं। मध्य रात्रि का समय था। किसी के जोर से दरवाज़ा खटखटाने से सुश्रुत जी की नींद खुल गई। बाहर कौन है? वृद्ध चिकित्सक ने पूछा। फिर दीवार से जलती हुई मसाल उतारी और दरवाजे पर जा पहुँची। मैं एक यात्री हूँ, किसी ने पीड़ा भरे स्वर में उत्तर दिया। मेरे साथ दुर्घटना घट गई है, मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है। यह सुनकर सुश्रुत जी ने दरवाज़ा खोला। सामने एक आदमी झुका हुआ था। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे और कटी नाक से खून। सुश्रुत जी ने कहा, उठो बेटा, भीतर आओ, सब ठीक हो जाएगा, अब शांत हो जाओ। वह अजनबी को एक साफ सुथरे कमरे में ले गए। शल्य चिकित्सा के उपकरण दीवारों पर टंगे हुए थे। उन्होंने बिस्तर खोला और उस अजनबी से बैठने के लिए कहा।
फिर उसे अपना चोंगा उतारने, यानी कि जो कपड़ा पहने रहते हैं, उतारने और दवा पीने के लिए कहा। और इसके साथ ही उन्होंने जिसमें दवा मिलाई थी उससे पानी धोने के लिए उन्हें दिया। चिकित्सक ने अजनबी को एक गिलास में कुछ द्रव्य पीने को दिया और स्वयं शल्य चिकित्सा की तैयारी करने लगे। बगीचे से एक बड़ा सा पत्ता लेकर उन्होंने अजनबी की नाक नापी। उसके बाद दीवार से एक चाकू और एक चिमटी लेकर आग की लौ में गर्म किया। उसी गर्म चाकू से अजनबी के गाल से कुछ मांस काटा। आदमी कराहा, लेकिन उसका दर्द नशीला द्रव्य पीने से कुछ कम हो गया था। गाल पर बंधी पट्टी। सुश्रुत ने बड़ी सावधानी से अजनबी की नाक में 2 नलिकाएं डाली। गाल से कटा हुआ मांस और दवाइयाँ नाक पर लगाकर उसे पुनः आकार दे दिया। फिर नाक पर घुंघची। आप वैसे आपने शायद घुंघची नहीं देखी होगी। जो आपके गांव में बाग होंगे वहाँ पर एक झाड़ी जैसा पेड़ होता है। आप उसमें जब लाल और काले कलर के छोटे छोटे बीज रहते हैं, आप अगर उन्हें बजाएंगे यानी पेड़ हिलाएंगे तो बजती हैं। वो घुंघची व लाल चंदन का महीन बुरादा छिड़क करके हल्दी का रस लगा दिया और पट्टी बांध दी। अंत में सुश्रुत ने उस अजनबी को दवाइयों और बूटियों की सूची दी जो उसे नियमित रूप से लेनी थी। उसे कुछ सप्ताह बाद वापस आने को कहा जिससे वह देख सके। आज से 2500 वर्ष पहले सुश्रुत ने जो किया था उसी का विकसित रूप आज की प्लास्टिक सर्जरी कहलाती है। इसीलिए सुश्रुत जी को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। सुश्रुत का जन्म 600 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। वह वैदिक ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। उन्होंने वैद्य और शल्य चिकित्सा का ज्ञान वाराणसी में दिवोदास धन्वंतरी के आश्रम में प्राप्त किया था। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने उस शल्य क्रिया का प्रचार किया जिसे आज सीजेरियन ऑपरेशन कहते हैं। वह मूत्र नलिका में पाए जाने वाले पत्थर निकालने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में दक्ष थे। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं सुश्रुत जी के शल्य चिकित्सा के उपकरण हैं यहाँ पर। उन्होंने शल्य चिकित्सकों को ऑपरेशन से पहले प्रयोग में आने वाले उपकरण गर्म करने के लिए कहा, जिससे कीटाणु जो भी लगे हों उस पर वे मर जाएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बीमार को ऑपरेशन से पहले नशीला द्रव्य पिलाया जाए। चिकित्सक आज भी इसका प्रयोग निश्चेतक यानी कि एनोस्थीसिया के रूप में करते हैं। सुश्रुत एक अच्छे अध्यापक भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। वे अपने शिष्यों से कहा करते थे कि वास्तविक शल्य चिकित्सा से पहले जानवरों की लाशों पर शल्य चिकित्सा का अभ्यास करना चाहिए। अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में उन्होंने विभिन्न प्रकार के 101 चिकित्सा उपकरणों की सूची दी है। आज भी उन यंत्रों के समान यंत्र वर्तमान चिकित्सक प्रयोग में लाते हैं। वह चिमटियों के नाम उन जानवरों या पक्षियों पर रखते थे जिनकी शक्ल से वे मिलते जुलते थे, जैसे क्रोकोडाइल, फारसेप्स, हॉकबिल, फारसेप्स आदि। ठीक, तो ये बात हुई सुश्रुत जी के बारे में। आपने इनके बारे में अच्छे से जाना समझा। अब आइए अगली फ़ोटो देखते हैं। ये जो महान वैद्य हैं ये हैं चरक। तो इनकी चरक संहिता और ये जो हैं चरक जी हैं। तो प्राचीन काल में जब चिकित्सा विज्ञान की इतनी प्रगति नहीं हुई थी, गिने चुने चिकित्सक ही हुआ करते थे। उस समय चिकित्सक स्वयं ही दवा बनाते, शल्य क्रिया करते और रोगों का परीक्षण करते। जबकि आज आप देखते होंगे तो ऐसी सुविधाएं हो चुकी हैं कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जितनी चिंता ना हो उससे कहीं ज़्यादा वे सिर्फ भटकते भटकते थक जाते हैं कि ये डॉक्टर नहीं अच्छा है, ऐसा डॉक्टर नहीं अच्छा है। लेकिन उस समय ऐसा समय था कि आपको दूर दूर तक कोई ऐसा ही डॉक्टर मिलता था जो आपकी समस्या का समाधान कर सके। उसके साथ ही जो भी ये काम करता था वो बहुत ही लगन और शिद्दत से किया करता था। आज तो आप देखते होंगे यह एक लूटने का काम भी बन चुका है, क्योंकि जहाँ 200 की फ़ीस लगती है वहाँ 500 की कट रही है। दवाई आपकी 150 की आ रही है तो उसका 300 लिया जा रहा है। लेकिन उस समय में ऐसा कुछ भी नहीं था और दवाइयों का आधार कोई टैबलेट नहीं होता था, बल्कि वहाँ उस समय की जड़ी बूटियों से ही वो अपना शल्य क्रिया करते थे। तब आज जैसी प्रयोगशालाएं, परीक्षण यंत्र व चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी, फिर भी प्राचीन चिकित्सकों का चिकित्सा ज्ञान व चिकित्सा स्वास्थ्य के प्रति अति लाभकारी थी। 2000 वर्ष पूर्व भारत में ऐसे चिकित्सक चरक हुए जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र और भ्रूण विज्ञान पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी।
इस पुस्तक को आज भी चिकित्सा जगत में बहुत महत्व दिया जाता है। चरक वैशंपायन के शिष्य थे। इनके चरक संहिता ग्रंथ में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश का ही अधिक वर्णन होने से यह भी उसी प्रदेश के प्रतीत होते हैं। कहा जाता है कि चरक को शरीर में जीवाणुओं की उपस्थिति का ज्ञान था, परंतु इस विषय पर उन्होंने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया। चरक को आनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों की भी जानकारी थी। चरक ने अपने समय में यह मान्यता देखी कि बच्चों में आनुवांशिक दोष जैसे कि अंधापन, लगड़ापन जैसी दिव्यांगता माता या पिता की किसी कमी के कारण बल्कि डिम्बाणु या शुक्राणु की त्रुटि के कारण होती है। यह मान्यता आज भी एक स्वीकृत तथ्य है। उन्होंने शरीर में दांतों सहित 360 हड्डियों का होना बताया। चरक का विश्वास था कि हृदय शरीर का नियंत्रण केंद्र है। चरक ने शरीर रचना और भिन्न अंगों का अध्ययन किया। उनका कहना था कि हृदय पूरे शरीर की 13 मुख्य धमनियों से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों छोटी छोटी धमनियां हैं जो सारे ऊतकों को भोजन रस पहुंचाती हैं और मल व व्यर्थ पदार्थ बाहर ले जाती हैं। इन धमनियों में किसी प्रकार का विकार आ जाने से व्यक्ति बीमार हो जाता है। अब प्राचीन चिकित्सक आत्रेय के निर्देशन में अग्निवेश ने एक बृहद संहिता ईसा से 800 वर्ष पूर्व लिखी थी। इस बृहद संहिता को चरक ने संशोधित किया था, जो चरक संहिता के नाम से ही प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक को कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। आज भी सुश्रुत संहिता तथा चरक संहिता की उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये अपने अपने विषय के सर्वोत्तम ग्रंथ हैं। ऐसे प्राचीन चिकित्सकों की खोज रूपी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ रूप से खड़ा हुआ है। संहिताओं ने नवीन चिकित्सा विज्ञान को कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय मार्गदर्शन किया है। ठीक, तो ये रही आज के लिए आपके महत्वपूर्ण और महान व्यक्तियों से जुड़ी हुई बातें। आप बताइएगा कि आयुर्वेद किसे कहते हैं। आज आपका यही प्रश्न है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको यह जानकारी कैसी लगती है और क्या यहाँ से आपके कुछ प्रश्न भी मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।